नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान बायोलॉजी का मॉडल सेट 1 2026 का देखेंगे। कम से कम 2026 का 5 मॉडल सेट और 2024-23 का इस तरह का देखते जाएंगे। तो चलिए, यह मॉडल सेट को मैंने टाइप कर दिया है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन ए लहसुन, ऑप्शन बी ओल, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी आम। तो निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो आलू में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक गन्ने की बुआई की जाती है। ऑप्शन ए कंदों द्वारा, ऑप्शन बी तने के टुकड़ों द्वारा, ऑप्शन सी परकंदों द्वारा, ऑप्शन डी बीज द्वारा। तो निम्नलिखित में किसके द्वारा एक गन्ने की बुआई की जाती है। तो तने के टुकड़ों द्वारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए सर्टोली कोशिका, ऑप्शन बी अनुकूलन उपकला, ऑप्शन सी रक्त कोशिका, ऑप्शन डी लीडिंग कोशिका। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। तो सर्टोली कोशिका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए एलएच, ऑप्शन बी एफएसएच, ऑप्शन सी प्रोलेक्टिन, ऑप्शन डी जीएच। तो निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। तो एफएसएच बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किसने म्यूटान सिस्टोन एम रेडॉक्स पद प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए जे रीडलबर्ग, ऑप्शन बी डब्ल्यू इनग्राम, ऑप्शन सी वेटसन, ऑप्शन डी एस वेंजर। तो निम्नलिखित में से किसने म्यूट्रॉन सिस्टोन एम रेकॉन पद प्रतिपादित किया था। तो एस वेंजर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सप्रभाविता में F2 संतति के प्रारूपी अनुपात को दर्शाता है। ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी
1:2:1। ऑप्शन डी 1:1। तो निम्नलिखित में से कौन सप्रभाविता में F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है? तो 1:2:1 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है? ऑप्शन ए ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी रेप्लिकेशन, ऑप्शन डी ट्रांसडक्शन। तो निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है? तो ट्रांसक्रिप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? ऑप्शन ए G=T, ऑप्शन बी C=G, ऑप्शन सी G=C, ऑप्शन डी A=T। तो निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? तो A=T, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म नहीं है? ऑप्शन ए एम्फिओकस, ऑप्शन बी वेरेनस, ऑप्शन सी लेम्फे, ऑप्शन डी लेटिमोमेरिया। तो निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म नहीं है? तो वेरिनेस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? ऑप्शन ए जीवाणु एवं प्रोटोजोआ के द्वारा, ऑप्शन बी चूहा एवं कुत्ता के द्वारा, ऑप्शन सी स्टार मछली और कतला मछली के द्वारा, ऑप्शन डी कुत्ता मछली और हवेल के द्वारा। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? तो कुत्ता मछली और हवेल के द्वारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि क्राइटाकिसन क्या करता है? ऑप्शन ए कोशिकाओं को फुला देता है, ऑप्शन बी मध्य आंतरण के एपिथेलियम को नष्ट करता है, ऑप्शन सी आंतरण की कोशिकाओं को तोड़ देता है, ऑप्शन डी इनमें एक से अधिक कार्य करता है। तो क्राइटाकिस क्या कार्य करता है? तो मध्य आंतरण के एपिथेलियम को नष्ट करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ होता है? द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ होता है? ऑप्शन ए बालू पर, ऑप्शन बी उजड़े हुए वनों में, ऑप्शन सी अनावृत चट्टानों पर, ऑप्शन डी नव निर्मित तालाबों में। तो निम्नलिखित में द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ पाया जाता है? तो उजड़े हुए वनों में,
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे इसका आंसर सी भी बताया जाता है, लेकिन इसका आंसर बी ही सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है? ऑप्शन ए पौधारोपण, ऑप्शन बी फसल लगाकर, ऑप्शन सी घास उगाकर, ऑप्शन डी शैवाल लगाकर। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है? तो घास उगाकर। घास ऊर्जा को अवशोषित करता है ज़्यादा अधिक मात्रा में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 41। तो भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं? तो 18 हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन ए सहायक कोशिका, ऑप्शन बी अंड, ऑप्शन सी प्रतिव्यसांत कोशिका, ऑप्शन डी तंतुरूप समुच्चय। तो निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? तो प्रतिव्यसांत कोशिका अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अंकुरित है? ऑप्शन ए अंडजननी, ऑप्शन बी प्राथमिक अंडक, ऑप्शन सी द्वितीयक अंडक, ऑप्शन डी युग्मनज। तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका अंकुरित है? तो द्वितीयक अंडक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में मतलब इनमें से कौन अंतर्गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? ऑप्शन ए मल्टीलोड 375, ऑप्शन बी LNG20 मतलब 20, ऑप्शन सी लिम्पेस लूप, ऑप्शन डी कॉपर टी। तो निम्नलिखित में से कौन अंतर्गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? तो बी ऑप्शन LNG20 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी सटनियम बावेरी, ऑप्शन सी मार्गन, ऑप्शन डी हेकिंग। तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सटनियम बावेरी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? ऑप्शन ए एक क्रोमोसोम, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन सी शीर्ष, ऑप्शन डी पूंछ। तो शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा
होता है तो पूंछ के द्वारा होता है, पूंछ के द्वारा शुक्राणु चलता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिए? मतलब प्रथम स्तनपायी जो हैं किस युग में दिखाई दिए थे? ऑप्शन ए परमियन, ऑप्शन बी त्रिएसिक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिए थे? तो त्रिएसिक युग में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह मैं प्रश्न जल्द से जल्दी करवाना चाहता हूँ कि कोई आपको टाइम वेस्ट ना हो, आप परीक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय लें और हम कम समय में इसको करा देता हूँ, जो कि आपको समय बचेगा। तो अगले चैप्टर अगले मॉडल पेपर का क्वेश्चन बैंक का आप तैयारी कीजिएगा। आपका परीक्षा 2 फरवरी से होने वाला है। कुक्कुट चेचक का कारक क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी बाह्य परजीवी, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी अंतःपरजीवी। तो कुक्कुट चेचक का कारण क्या है? तो विषाणु, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? ऑप्शन ए खुला जलता हुआ ढेर, ऑप्शन बी सुपोषण, ऑप्शन सी वाहित मलजल, ऑप्शन डी जैविक आवर्धन। तो सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? तो खुला जलता हुआ ढेर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है? इनमें से कौन है जो आनुवांशिक बीमारी नहीं है? ऑप्शन ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी कैटिनिज्म, ऑप्शन डी थैलासियम। तो निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो कैटिनिज्म, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? ऑप्शन ए मोनोसाइट से, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट से, ऑप्शन सी इओसिनोफिल से, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल से। तो मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? तो लिम्फोसाइट से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपेणी जैसी होती है? ऑप्शन ए एमआरएनए, ऑप्शन बी आरआरएनए, ऑप्शन सी एचएनआरएनए, ऑप्शन डी टीआरएनए। तो आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपेणी जैसी होती है? तो टीआरएनए
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि ऑर्थोटोपस बीजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। ऑर्थोटोपस बीजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो पॉलीगोनम ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी प्रकंद द्वारा, ऑप्शन सी बीज द्वारा, ऑप्शन डी बल्ब द्वारा। तो प्याज में प्रवर्धन किनके द्वारा होता है। तो बल्ब द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए हैप्लॉइड मतलब एक गुणक, ऑप्शन बी डिप्लॉइड मतलब द्विगुणक, ऑप्शन सी पॉलीप्लॉइड मतलब बहुगुणक, ऑप्शन डी नॉलीप्लॉइड तो अगुणक। तो युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो हैप्लॉइड एक गुणक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। काजू कैसा फल कहलाता है। ऑप्शन ए यथार्थ, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी नट, ऑप्शन डी सभी। तो काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। तो नट सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काजू को ड्राई फ्रूट भी बोलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी का मतलब जिसमें एक ही शरीर में नर हो और मादा हो। जैसे कि जोंक हो गया, जोंक आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है। एक तरफ मादा होती है, एक तरफ मादा होती है, तो एक तरफ मादा स्त्री होती है, तो एक तरफ पुरुष होता है। उसे ही केंचुआ भी द्विलिंगी है, जोंक भी द्विलिंगी है, फीता कृमि भी द्विलिंगी है। लेकिन घरेलू मक्खी जो होती है वह एक लिंगी होती है। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बनता है। स्त्री दल चक्र किनसे बनता है। ऑप्शन ए स्टिग्मा से, ऑप्शन बी स्टाइल से, ऑप्शन सी ओवरी से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो स्त्री दल चक्र पुष्पों में किनके द्वारा बनता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं आपको प्रश्न को समझा नहीं रहा हूँ, केवल जल्दी से प्रश्न को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको यह याद हो जाएगा कि हम किस ऑप्शन पर टिक मारते हैं। इससे आपको प्रश्न को याद करने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो अगला प्रश्न यह है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एम्पोकॉर्पिक, ऑप्शन बी बहुभ्रूणता, ऑप्शन सी एंडोकासिक, ऑप्शन डी एंडोस्पर्मिक। तो भ्रूणपोष वाले बीजों को
क्या कहा जाता है? तो एंडोस्पर्मिक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ऑप्शन ए जायफल, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी शरीफा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो शरीफा, लीची, जायफल का, तीनों का, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी घोंघा, ऑप्शन डी हवा। तो एनीमोफिली नामक परागण किनके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि सटोली कोशिकाएं पाई जाती है। सटोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी वृषण में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी अग्न्याशय में। तो सटोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो वृषण में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि ग्रेफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मानव के थायराइड में, ऑप्शन बी मानव मादा के अंडाशय में, ऑप्शन सी मेढक के अंडाशय में, ऑप्शन डी खरगोश के वृषण में। तो ग्रेफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। तो मादा मानव के अंडाशय में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 1:2:1। टाइप करने में मिस्टेक हो चुका है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? तो 1:2:1 होता है। सी ऑप्शन को टिक मारते हैं और चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है? मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है? ऑप्शन ए प्रभाविता, ऑप्शन बी युग्मक की शुद्धता, ऑप्शन सी सहलगनता, ऑप्शन डी स्वतंत्र अपव्यूहन। तो मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है? तो संलग्नता। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 47। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है?
ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड्स का, ऑप्शन बी न्यूक्लियोसाइड का, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल का, ऑप्शन डी न्यूक्लियोप्रोटीन का। तो न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर किसका है? तो न्यूक्लियोटाइड का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए एमएमआर का, ऑप्शन बी पीसीआर का, ऑप्शन सी एमआरआई का, ऑप्शन डी इन सभी का क्या कार्य है? तो ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो पीसीआर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि पॉलीमेर श्रृंखला अभिक्रिया है। ऑप्शन ए प्रतिलेखन, ऑप्शन बी स्थानांतरण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी डीएनए प्रवर्धीकरण। तो पॉलीमर श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? तो डीएनए प्रवर्धीकरण डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए साइटोसिन थायमिन, ऑप्शन बी एडेनिन ग्वानिन, ऑप्शन सी साइटोसिन यूरेसिल, ऑप्शन डी थायमिन यूरेसिल। तो आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? तो साइटोसिन यूरेसिल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि फाइलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? फाइलेरिया रोग का वाहक इनमें से कौन सा है? फाइलेरिया रोग जब किसी को मच्छर काटता है, इनमें से कौन सा मच्छर काटता है जिससे फाइलेरिया होता है? फाइलेरिया हाथी जैसा पाँव का फूल जाना, ऑप्शन ए नर क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन बी नर एनीफिलिस मच्छर, ऑप्शन बी मादा क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन डी मादा एनोफिलिस मच्छर। तो फाइलेरिया का वाहक कौन है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिजीवक द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए त्वचा कैंसर, ऑप्शन बी है ज्वर, ऑप्शन सी इंटेरिका ज्वर, ऑप्शन डी गलकंठ। तो इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिजीवक द्वारा उत्पन्न होती है? तो है ज्वर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि डिफ़ॉल्ट एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। डिफ़ॉल्ट एंटीजन टीका का उपयोग किसमें नहीं होता है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया के लिए, ऑप्शन बी पर्टुसिस के लिए, ऑप्शन सी टाइफाइड के लिए, ऑप्शन डी टेटनस के लिए। तो डिफ़ॉल्ट एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है तो टाइफाइड के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एड्स होता है। ऑप्शन ए कवक द्वारा, ऑप्शन बी विषाणु द्वारा,
ऑप्शन सी जीवाणु द्वारा, ऑप्शन डी हेलमिंथ द्वारा। तो एड्स किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? लिंग संबंधी रोग, ऑटोसोम संबंधी रोग, कमी जनित रोग, मेटाबोलिका कायिकी या चयापचय संबंधी। तो सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो ऑटोसोम संबंधी रोग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एंटीबॉडीज है। ऑप्शन ए लियोप्रोटीन, ऑप्शन बी स्टेरॉइड्स, ऑप्शन सी ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन डी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो एंटीबॉडीज है, तो एंटीबॉडीज क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एसिटाब्यूलेरिया इनमें से क्या है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी विषाणु। तो एसिटाब्यूलेरिया इनमें से क्या है? तो एक प्रकार का यह शैवाल है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन है? ऑप्शन ए माइक्रोब्स, ऑप्शन बी जैविक खाद, ऑप्शन सी जैविक कीटाणुनाशक, ऑप्शन डी ईस्ट। तो भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा है? तो जैविक खाद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि शहद का निर्माण कौन मधुमक्खियाँ करती है? ऑप्शन ए नर मधुमक्खी या ड्रोन, ऑप्शन बी कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, ऑप्शन सी रानी मधुमक्खी या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो शहद का निर्माण कौन करती है? तो शहद का निर्माण कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खियाँ करती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए फिब्रोइन, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन डी कैटरिन। तो सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो फिब्रोइन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी रानीखेत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो रानीखेत, बर्ड फ्लू और हैजा तीनों बीमारी मुर्गियों में होती है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु कम
हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए नील हरित बैक्टीरिया का, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ का, ऑप्शन सी नेमाटोइड का, ऑप्शन डी गेहूं के पौधों का। तो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो नील हरित बैक्टीरिया का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि टिड्डा क्या है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टिड्डा एक प्रकार का प्राथमिक उपभोक्ता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी माध्यम, ऑप्शन सी जीव, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थितियों में क्या निर्माण करता है? तो उत्पाद। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी बिहार में। तो गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित क्या है? ऑप्शन ए विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, ऑप्शन बी दुर्लभ हो रहे पौधों की सूची, ऑप्शन सी आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे पौधों की सूची और दुर्लभ हो रहे पौधों की सूची और आपत्तिग्रस्त पौधों प्राणियों की सूची, तीनों की सूची है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी हिरण, ऑप्शन डी गेंडा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो गेंडा के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो इनमें से सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि साधारणतः कितनी तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? ऑप्शन ए 20 से 30 डेसिबल, ऑप्शन बी 80 से 90 डेसिबल, ऑप्शन सी 120 से 130 डेसिबल, ऑप्शन डी 140 से 150 डेसिबल। तो साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? तो 20 से 30 डेसिबल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी TMV। तो शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो ईस्ट का।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? तो दलहनी पौधों के जड़ पिंड में राइजोबियम पाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न कहाँ होता है? ऑप्शन ए अस्थि से, ऑप्शन बी पेट से, ऑप्शन सी थाइमाइड से, ऑप्शन डी यकृत से। तो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न कहाँ से होता है? तो अस्थि से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि एगारोज किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मक्का से, ऑप्शन बी समुद्री घास से, ऑप्शन सी साइकस से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री घास से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो पुनर्योजित डीएनए एवं प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है? तो इंसुलिन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि क्राई LAB किसे नियंत्रित करता है? तो क्राई IAB मक्का के कीटों को नियंत्रित करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर और आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। आखिरी प्रश्न यह है कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए संतुलित क्षेत्र में, ऑप्शन बी संक्रमण क्षेत्र में, ऑप्शन सी नग्न भूमि में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो संतुलित क्षेत्र में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मॉडल सेट 2 लेकर। मैं इस मॉडल सेट को जल्दी कराया हूँ, जिससे आपको समझ नहीं आया होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।